नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। चिकन और अंकुरित मूंग से सेहत को खतरा, खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाए गए। जनजातीय छात्रों के लिए विज्ञान प्रसार ने तमिलनाडु के थंजावुर में आयोजित किया विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम। कलर ब्लाइंड छात्रों की रसायन विज्ञान पढ़ने की ख्वाहिश होगी पूरी। ऐप की मदद से कर सकेंगे प्रयोग के दौरान रंगों की पहचान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 11वां स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किए 2 महत्वपूर्ण सेवाएं जनता को समर्पित। विज्ञान को करियर बनाने के लिए छात्रों के पास बेहतरीन मौका। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू। और अब खबरें विस्तार से। चिकन और अंकुरित मूंग जैसे स्वस्थ माने जाने वाले आहार आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है मुंबई में हुए एक शोध में। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाए गए हैं जो दूसरे किस्म के बैक्टीरिया में भी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गुण पैदा कर देते हैं, जिनसे शरीर पर एंटीबायोटिक्स का असर होना खत्म हो जाता है। पेश है इस बारे में ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। चिकन के ये जायकेदार दिखने वाले व्यंजन या स्वस्थ सेहत का प्रतीक अंकुरित मूंग स्वास्थ्य के लिए कितने सेहतमंद हैं? ये गंभीर सवाल खड़ा किया है मुंबई विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग तथा मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के एक संयुक्त शोध ने। वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना रथ की अगुवाई में शोधकर्ताओं की टीम ने विभिन्न एंटीबायोटिक्स पर बैक्टीरिया के असर पर शोध किया। प्रयोगशाला में इन नमूनों को समुद्री घास के साथ संवर्धित किया गया ताकि विभिन्न एंटीबायोटिक्स पर बैक्टीरिया की संवेदनशीलता के बारे में पता चल सके। We had done sampling by taking samples of chicken and sprout from different retail food outlets in and around Mumbai, and these samples were then homogenized and they were grown on antibiotic plates in order to isolate antibiotic resistant microorganisms. And then these microorganisms were tested against 13 clinically relevant antibiotics, and we found out their MAR index, which basically tells us what is the resistance level in these microorganisms. शोधकर्ताओं को चौंकाने वाले नतीजे मिले। पता चला कि नमूनों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन, रिफैम्पसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे कई और एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोध उत्पन्न कर लिया है। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इस्तेमाल घाव, मूत्र वाहिका संक्रमण, मस्तिष्क बुखार तथा फेफड़ों की बीमारियों के उपचार में धड़ल्ले से किया जाता है। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया धीरे धीरे ये गुण दूसरे किस्म के बैक्टीरिया में भी फैलाते हैं। ऐसी स्थिति में बीमारियों के इलाज में डॉक्टरों को नए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स का बीमारियों पर असर समाप्त हो जाता है। शरीर में ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गुण दूसरे बैक्टीरिया में भी फैलाते हैं, जो मूल रूप से एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गुण फैलने के बाद धीरे धीरे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स का बीमारियों पर असर पड़ना बंद हो जाता है। खतरनाक बात यह भी है कि अंकुरित मूंग में वैज्ञानिकों को एसिनोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर तथा क्लेब्सिएला जैसे बैक्टीरिया भी भारी मात्रा में मिले। ये बैक्टीरिया सीधे तौर पर तो किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं माने जाते, लेकिन इनमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गुण रखने वाले वंशाणु बहुतायत में पाए जाते हैं। करंट साइंस पत्रिका में छपे इस शोध से वैज्ञानिक गलियारों में चिंता की लहर दौड़ गई है। वैज्ञानिकों की चेतावनी पर ध्यान दें तो आमतौर पर लोग चिकन के साथ कच्चा सलाद या कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं। खासकर फास्ट फूड बेचने वाले दुकानों में इनका जमकर इस्तेमाल होता है। In case of sprouts, again the major contamination comes from the water that is used for sprouting.
So that has to be controlled. Plus in sprouts, the problem is that the microorganisms are present in the inner tissue of the sprout, and the environment that we use for sprouting, that is the moist and the humid moist as well as warm condition that we are using, is very amenable for the growth of and multiplication of these resistant microorganisms. So in case of sprout, we have to take special precaution to maintain the hygiene. शोध में पता चला कि अंकुरित मूंग में पाए जाने वाले बैक्टीरिया गंदे पानी के सफाई संयंत्रों तथा खाद डाले गए खेतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के समान हैं। इस नतीजे से स्पष्ट है कि जिन खेतों में खाद डाला जाता है अथवा सिंचाई के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उन खेतों में उपजने वाला मूंग सेहत के लिए हानिकारक है। वैज्ञानिकों को अंकुरित मूंग के अलावा पकाए हुए चिकन में भी एसिनोबैक्टर तथा इंटरोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया मिले हैं जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी गुण फैलाते हैं। इस शोध के लिए परमाणु विज्ञान विभाग में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान बोर्ड ने वित्तीय मदद दी थी। शोध के नतीजे आने के बाद अब वैज्ञानिक रोजाना खाए जाने वाले दूसरे आहार के नमूनों की भी जांच करना चाह रहे हैं ताकि उनमें एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी बैक्टीरिया की उपस्थिति और उनसे होने वाले खतरों की व्यापकता के बारे में पता चल सके। जनजातीय छात्रों में विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान प्रसार ने तमिलनाडु के थंजावुर में एक खास विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दिलचस्प प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों को प्रयोगशालाओं में जाकर कई तरह के प्रयोग करने का मौका मिला। इसके अलावा देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भी जनजातीय छात्रों को विज्ञान के कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। विज्ञान प्रसार ने पेरियार मनियम्माई विश्वविद्यालय वल्लम तंजावुर में जनजातीय बच्चों के बीच आधारभूत विज्ञान तथा गणित के प्रसार के लिए एक विज्ञान कार्य शिविर का आयोजन किया। विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। 26 से 31 जुलाई तक आयोजित कार्य शिविर में 8वीं से 10वीं कक्षा के जनजातीय छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्य शिविर का मकसद विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना था। विज्ञान प्रसार और डीएसटी मिलके आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए विज्ञान मेले और अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके तहत जो भारत के आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें विज्ञान मेले आयोजित करना, साथ ही साथ जो ट्राइबल बच्चे आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करना, ताकि वो बच्चे अलग अलग लैब्स में जा सकें, वहाँ पे किस तरह से साइंटिफिक इक्विपमेंट में काम किया जा सके उनको समझ सकें और आगे जाके बेसिक साइंस में या साइंस में अपना करियर बना सकें। इस विज्ञान कार्यक्रम में छात्रों को स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। पहले स्तर में प्रमुख वैज्ञानिकों का भाषण होता है। इस साल डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन ने कैसे जाने और क्या जाने विषय पर विस्तार से छात्रों को बताया। अपने भाषण में उन्होंने आर्यभट्ट जैसे मशहूर वैज्ञानिकों के इस्तेमाल की गई वैज्ञानिक विधियों के बारे में बताया, जैसे धरती का गोलाकार रूप कैसे पता चला। दूसरे स्तर में छात्रों को प्रयोगों में खुद हाथ आजमाना पड़ता है, जिससे उन्हें वास्तविक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए ये जानी हुई बात है कि गर्म हवा ऊपर उठती है। ये सिद्धांत बच्चों को प्रायोगिक तौर पर दिखाया गया। इसके लिए शीशे की एक बोतल के मुंह में गुब्बारा बांध दिया गया। बोतल को रगड़ने से उसके भीतर की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगी, जिससे गुब्बारा फूल गया। जब छात्रों ने ये प्रयोग खुद किया तो उन्हें इसका आधारभूत सिद्धांत आसानी से समझ में आ गया। तीसरे स्तर में उन्हें पेरियार मनियम्माई विश्वविद्यालय की विज्ञान प्रयोगशालाओं में जाने का मौका मिला, जिससे वो वैज्ञानिक उपकरणों तथा नई तकनीकियों से परिचित हुए। इन मेलों में की खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट हैं और आसपास उपलब्ध जो भी सामग्री है उससे उनके लिए एक्सपेरिमेंट तैयार किए जाते हैं और वो बच्चे साइंस को एक समझ सकते हैं कि साइंस किस नियमों के आधार पर किस तरह से काम करती है। बच्चों द्वारा करवाए जाने वाले प्रयोगों की न सिर्फ कम लागत होती है, बल्कि ये उनके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है। आमतौर पर जनजातीय छात्र दुनिया भर में हो रही वैज्ञानिक गतिविधियों से अनजान रहते हैं। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए उन्हें विज्ञान शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल होने तथा भविष्य में रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी।
अब समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विज्ञान पढ़ने की चाहत रखने वाले कलर ब्लाइंड छात्रों के लिए कोलकाता के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बनाया एक खास ऐप। बाल के पीछे मैं नहीं जाता था, बाल मेरे पास खुद आता था। चांदनी रात में खेलते खेलते उनका नाम भी ध्यान सिंह से ध्यानचंद होता चला गया। ध्यानचंद जी से स्टिक से जो चीज़ निकली है वो हॉकी के हिस्ट्री में मैजिक। जो देश के सम्मान और इज्जत की खातिर हिटलर से भी कह सकता था मैं ठेठ हिंदुस्तानी हूं, चांदी के सिक्कों की खातिर वतन नहीं छोड़ूंगा। विरासत में इस बार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है। इस रोग के कारण वो रंगों में फर्क नहीं कर पाते। खासकर रसायन विज्ञान के अध्ययन में ये रोग आड़े आता रहा है। अब भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित रसायन विज्ञान के छात्रों की परेशानी दूर करेगा। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। ट्रैफिक की इन 3 बत्तियों से आप भली भांति परिचित होंगे। लाल, पीली और हरी बत्तियों का मतलब भी समझते होंगे। लेकिन जो लोग इन बत्तियों के रंग नहीं कर पाते वो भला कैसे गाड़ी चलाएं? यही बीमारी कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। ऐसे व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह वस्तुओं को देखते हैं लेकिन गुलाबी, बैंगनी, लाल तथा हरे रंग में फर्क नहीं कर पाते। आमतौर पर यह बीमारी जन्मजात होती है, लेकिन आंखों में चोट लगने तथा रेटिना या आंखों की नस में नुकसान होने पर भी ये बीमारी हो सकती है। कलर ब्लाइंड छात्र रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में कुछ खास किस्म के प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन प्रयोगों में पदार्थों के रंगों में बदलाव होता है तथा उनके नतीजे पदार्थों के रंग परिवर्तन पर निर्भर करते हैं। लेकिन अब इस परेशानी को दूर करने के लिए कोलकाता के भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कलर कैम नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस नए मोबाइल ऐप की मदद से कलर ब्लाइंड छात्र बिना किसी परेशानी अपने प्रयोग पूरा कर सकेंगे। Color blind student who cannot normally see the color uses this phone camera and the phone camera reads the color for the student. The phone camera takes the picture or the video and translates the RGB values to something called the hue, saturation and value, in short HSV, and then this HSV data is easier for the instrument to read. So when there is a color change, the HSV value changes. कलर कैम ऐप को बिना किसी शुल्क के गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए छात्रों को अपने मोबाइल कैमरे में प्रयोग रिकॉर्ड करना होता है। ये वीडियो कलर कैम ऐप में जाती है जो प्रयोग के दौरान रंग परिवर्तन पर नजर रखता है। जैसे ही रंग बदलना शुरू होता है, ये ऐप छात्र को अपना प्रयोग रोकने के लिए बीप या कंपन के जरिए संकेत देता है। ये महत्वपूर्ण शोध जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है। Even if you are not a colorblind person, you can still use the app to find the color of something. So you point the phone camera on something which has a color and there is a crosshair and the screen would actually read the name of the color. विद्यालय में रसायन विज्ञान के छात्रों को टाइट्रेशन का प्रयोग करना पड़ता है। टाइट्रेशन प्रयोग में रंग परिवर्तन के जरिए घोल की सांद्रता के विषय में जानकारी मिलती है। इस प्रयोग में घोल के संकेतक मिलाए जाते हैं जो घोल का पीएच बदलते ही उसका रंग बदल देते हैं। उदाहरण के लिए पीएच का घोल अम्लीय से उदासीन होने पर ब्रोमोथाइमोल संकेतक घोल का रंग पीले से नीला कर देता है, जबकि फेनोल्फथालीन नामक दूसरा संकेतक इसी स्थिति में घोल को रंगहीन से गुलाबी बना देता है।
अब तक कलर ब्लाइंड छात्रों को ये प्रयोग करने के लिए सामान्य आंखों वाले लोगों की मदद लेनी पड़ती थी। इसके कारण अक्सर भविष्य में रसायन विज्ञान पढ़ने की चाहत होने के बावजूद कलर ब्लाइंड छात्र अपनी सीमाओं के कारण रसायन विज्ञान नहीं पढ़ पाते थे। नए ऐप की मदद से विज्ञान के छात्र रसायन विज्ञान के प्रयोगों को सही तरीके से अंजाम दे सकेंगे। ऐसे में कलर ब्लाइंड छात्र भी भविष्य में रसायन विज्ञान को अपने रोजगार का जरिया बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 27 जुलाई 2017 को अपना 11वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया। राजधानी नई दिल्ली में हुए समारोह में अब तक के कार्यों की समीक्षा की गई तथा आने वाली परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान एक मोबाइल ऐप, इंडिया क्वेक तथा सागर वाणी नामक एक सॉफ्टवेयर जनता को समर्पित किए गए। पेश है ज्ञान विज्ञान की विस्तृत रिपोर्ट। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 11वें स्थापना दिवस पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश की जनता को भरोसा दिलाया कि उनका मंत्रालय मॉनसून तथा मौसम से जुड़ी भविष्यवाणियों की तमाम जानकारियां जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 सेवाएं जनता को समर्पित की। पहली सेवा है इंडिया क्वेक नामक मोबाइल ऐप, जो लोगों को भूकंप से जुड़ी तमाम जानकारियां देता है, जबकि दूसरी सेवा सागर वाणी नामक एक आधुनिक सॉफ्टवेयर के रूप में है, जो तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को समुद्र से जुड़ी चेतावनियों की अग्रिम सूचना देता है। It gives me great pleasure to mention that several services offered by our ministry with the societal benefits on mind are catering to a variety of sectors of economy like agriculture, aviation, water resources, shipping, sports, telecommunication, etc. इंडिया क्वेक ऐप का विकास भूकंप विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र यानी NCS ने किया है। NCS का नेटवर्क देश भर के 84 स्टेशन में फैला हुआ है। सभी स्टेशन उपग्रह के जरिए NCS के मुख्यालय से जुड़े हैं और बिना वक्त लिए संचार डेटा पहुंचाते हैं। पहले NCS भूकंप से जुड़े डेटा को इकट्ठा कर उन्हें संबंधित सरकारी विभागों तथा दूसरे साझेदारों को SMS, ईमेल तथा फैक्स के जरिए भेजता था, लेकिन इस तरह सूचनाएं भेजने में वक्त लगता था तथा सूचनाएं प्राप्त करने वालों की संख्या भी सीमित होती थी। इस देरी को खत्म करने के लिए इंडिया क्वेक स्वयं भूकंप से जुड़ी तमाम सूचनाएं जैसे भूकंप की जगह, वक्त तथा उसकी गहनता सूचना प्राप्त करने वालों को पहुंचाता है। इससे न सिर्फ सूचनाएं त्वरित गति से पहुंचती हैं, बल्कि सूचना प्राप्त करने वालों की संख्या भी असीमित होती है। कोई भी व्यक्ति इंडिया क्वेक ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर बिना समय गंवाए सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इससे भूकंप के दौरान लोगों में घबराहट की स्थिति में कमी आएगी। इसके साथ शुरू की गई दूसरी सेवा है सागर वाणी नामक सॉफ्टवेयर, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनकॉइस ने विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ESSO तथा इनकॉइस देश में विभिन्न उपयोगकर्ताओं को समुद्री सेवाओं से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। ESSO तथा इनकॉइस के सहयोग ने सागरवाणी के जरिए समुद्र से जुड़ी सूचनाएं तथा सलाह समय पर उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग किया है। इस सेवा के माध्यम से मछली मारने के संभावित क्षेत्र, समुद्र से जुड़ी भविष्यवाणियां, ज्वार भाटा की चेतावनी तथा सुनामी की चेतावनी जैसी सूचनाएं एक ही केंद्रीय सर्वर के जरिए प्रदान की जाती है। खास बात है कि सूचनाएं प्रदान करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुभाषी SMS, वॉइस कॉल, मोबाइल ऐप, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ईमेल, फैक्स, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, रेडियो, टेलीविजन तथा क्लाउड चैनल जैसे सभी माध्यमों का इस्तेमाल करता है। सागरवाणी की समुद्री सेवाएं आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से स्थानीय भाषाओं में प्रसारित होगी। समुद्र तटीय इलाकों के निवासियों तथा खासकर मछुआरों के लिए सागरवाणी सॉफ्टवेयर काफी लाभदायक साबित हो सकता है, जिन्हें समय रहते समुद्री खतरों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। जो लक्ष्य है वो ये है कि 2019 तक हमको 80% से ज़्यादा देश के 93 मिलियन किसानों को वो जानकारी देनी है जो उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन करेगी। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
इस मौके पर आइसोटोप जियोसाइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रोफेसर के गोपालन को लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को भी सम्मानित किया, ताकि पृथ्वी विज्ञान से जुड़े युवा शोधकर्ताओं को बेहतर भविष्य की प्रेरणा मिल सके। अब समय हो गया है एक और ब्रेक का, लेकिन आगे बहुत कुछ है बाकी। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। मुझे इतना मज़ा आता है एक्टिंग करने में, म्यूज़िक में, और इन सब का जो पैराफर्नेलिया है, अलग अलग आर्टिस्ट से मिलने में, और इतना ट्रैवल करते हैं हम फेस्टिवल्स वगैरह, और मेरी तो ज़िंदगी ये पूरी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी तस्वीर देख के मुझे कोई क्यों कास्ट करेगा। नमस्कार, मैं हूँ तनिष्ठा चैटर्जी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। विज्ञान के प्रति जिन छात्रों का रुझान है, उनके लिए छात्रवृत्ति हासिल करने तथा अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का बेहतरीन मौका आ गया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस साल के किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। ये छात्रवृत्ति छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य चुनने में प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। ज्ञान विज्ञान आपको इस योजना के विषय में विस्तार से बता रहा है। भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने 11वीं, 12वीं तथा स्नातक प्रथम वर्ष के विज्ञान छात्रों के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति का आवेदन लेना शुरू कर दिया है। ये छात्रवृत्तियां उन छात्रों के लिए है जो विज्ञान को अपना पेशा बनाना चाहते हैं। छात्रवृत्ति के लिए चुने गए छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के वक्त मासिक 5,000 रुपए तथा स्नातकोत्तर पढ़ाई के वक्त मासिक 7,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें लैपटॉप, पुस्तकें तथा लेखन सामग्रियों के लिए अलग से राशि दी जाती है। रसायन शास्त्र, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी, जैव रसायन शास्त्र, सूक्ष्म जैविकी, कोशिकीय जैविकी, परिस्थितिकी, आणविक जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में करियर तलाश करने वाले छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। We set 75% as the eligibility marks for the students under SC and SX streams, and this is for the general category of students. And for the SC ST students, we actually set lower eligibility marks, and which is currently 65%. And similarly for those who are coming under the SB streams, so we have 60% as the eligibility marks for them. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्रों की जांच विशेषज्ञ समिति करती है। चुने हुए आवेदकों को लिखित परीक्षा देनी पड़ती है, जो 54 शहरों में कहीं भी प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं, जिसके बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। दोनों को मिलाकर उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं, जो KVPY की वेबसाइट पर उपलब्ध है। KVPY scholarship has been very helpful to me because not only is it a great encouragement that we are receiving a scholarship to pursue our studies, but when we have to go do summer projects which really add to our CV and strengthen our applications in the future. As a whole, it also helps us, and the contingency grant also helps us get books and other reference materials, stationery and those things. किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति का मकसद वैज्ञानिक सोच वाले मेधावी छात्रों की पहचान करना तथा उन्हें शोध के लिए प्रोत्साहित करना है। उन छात्रों को अपनी अकादमिक प्रतिभा संवारने में मदद करना, विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए उत्प्रेरित करना तथा शोध एवं विकास की दिशा में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना है। प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के अलावा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को अपनी शिक्षा पर व्यय करने के लिए धन भी मिलता है। मासिक के अतिरिक्त मिलने वाले धन से वे छोटे मोटे प्रयोग करने, जरूरी सामान, लैपटॉप तथा पुस्तकें खरीदने और कक्षा के बाहर निकलकर ज्ञानवर्धन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस हफ्ते इतिहास के पन्नों से हम याद करेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, जिन्होंने संयोगवश 1928 में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज कर डाली। उन दिनों वो लंदन के सेंट मेरी अस्पताल में बैक्टीरियोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने पाया कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पेनिसिलियम नामक फंगस से संक्रमित हो गया है। संक्रमण के कारण उसके आसपास जन्मे बैक्टीरिया खत्म होने लगे। उन्होंने फंगस का रस निकालकर प्रयोग किया और पाया कि एंटीबायोटिक स्कारलेट बुखार, फेफड़ों की सूजन, प्रमेह, मस्तिष्क बुखार तथा डिप्थीरिया जैसी बीमारियों के लिए रामबाण है। अपनी खोज के बाद से अब तक पेनिसिलिन लाखों लोगों की जान बचा चुका है। विशाल स्तर पर पेनिसिलिन को अलग करने तथा उसके उत्पादन की विधि की खोज के कारण फ्लेमिंग को 1945 में हार्वर्ड फ्लोरी तथा अर्नस्ट चेन के साथ दवा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेनिसिलिन की खोज के बाद उन्होंने जीवाणु विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान तथा रासायनिक चिकित्सा पर पेपर तैयार किए, जिनमें लाइसोसोम जैसे दूसरे सूक्ष्म जीवरोधियों का मूल विवरण भी शामिल था, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए जिम्मेदार होता है। पेनिसिलिन से विपरीत लाइसोसोम में कमजोर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, लेकिन बाद के शोध में इस पर कई प्रयोग किए गए। 1955 में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बीमारी ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जान ले ली। फ्लेमिंग को 1946 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने एल्बर्ट स्वर्ण पदक दिया। इसके अलावा पूरे जीवन काल में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पेनिसिलिन के रूप में मेडिकल विज्ञान को उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसने बाद में नए और बेहतर एंटीबायोटिक्स की खोज का रास्ता साफ कर दिया। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के अंक में इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।